असा नाज़रीन कराम, मुल्क की मईशत का जो हाल है इस पर हम गुफ्तगू करते रहते हैं और ख़ास तौर पर गुफ्तगू करते रहते हैं क्योंकि मेरे नुक्ता नज़र से इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला मुल्क की मईशत है। हम एटमी क़ुव्वत है, एक हाथ में हमारे एटम बम है और दूसरे हाथ में कशकोल है। दुनिया से मांगते फिरते हैं और दुनिया हमारे मजाक उड़ाती फिरती है। ये वो सूरत हाल है कि कभी कभी आलम इस्लाम हमसे सहमा करता था, डरा करता था कि एटमी क़ुव्वत दुनिया इस्लाम में सिर्फ एक है। आज ये सूरत हाल है, हम कर्जा मांगने जाते हैं, वो समझते हैं भिखमंगे फिर आ गए, आज फिर कर्जा मांगेंगे, आज फिर पैसे मांगेंगे। अगरचे अब हमने कह दिया है कि हमें कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब अभी गए हैं, उम्रे के लिए गए हैं, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए गए हैं, या आप कह दिए सऊदी अरब के दौरे पे गए हैं। उन्होंने भी ये बात कन्वे कर दी है कि हमें कर्ज़ों की नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और शायद डिको डिक या किसी और मामले पर सऊदी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी है और इसके लिए बातचीत जारी भी है। ये सारी अपनी सूरत हाल है। IMF का मामला भी चल रहे हैं और मामला भी चल रहे हैं। क्या हालत है इस वक्त हमारी मईशत की? आप आदमी परेशान है, महंगाई बहुत है, बहुत तंग होता है आदमी। उसमें क्या, कैसे उसको रिलीफ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अशफाक तोला साहब जी हमारे वज़ीर ममलकत भी रहे हैं, और जब मैं कराची में था तो जिन 4-6 लोगों के बड़े नाम थे वहाँ बिजनेस कम्यूनिटी में भी और इर्द गिर्द के हलकों में भी मईशत के हवाले से, उनमें तोला साहब शामिल थे। और इसलिए मैं जब भी कभी इनसे गुफ्तगू होती है तो मैं इसे एतमाद के साथ करता हूँ कि ये मामला को समझते हैं, और चूँकि हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं इसलिए जानते हैं कि इस वक्त जो पॉलिसियाँ चल रही हैं वो कंटिन्यूटी तो उसी पॉलिसी की है जो पिछले दिनों में तैयार हुई हैं, बनी, यहाँ तक पहुँची, आगे जाएंगी। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम तोला साहब। वालेकुम अस्सलाम। तोला साहब, क्या नज़र आ रही है आपको मईशत पाकिस्तान की? आप बहुत अच्छी तरह इनसाइडर भी हैं, रहे हैं, सारी बात समझे हैं, मशवरे भी दिए हैं, नई चीज प्लानिंग तैयार करने में उन मशवरों का हिस्सा भी है। क्या इस वक्त नज़र आता है आपको? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद साहब, देखिए, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारी मईशत इस वक्त लड़खड़ा रही है हम्म। और बहुत बुरे हालात हैं। हम्म। और इसलिए बुरे हालात हैं कि इसकी जिम्मेदारी हमें खुद अपने ऊपर लेनी चाहिए, हमारे अपने नातावा कंधों पे लेनी पड़ेगी। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक तबका है जो हर चीज से अपने आप को बालातर समझता है, हम्म। हम्म। और उस तबके के लिए मेरा ख्याल है ये वाज़ेह मैसेज है अब हम्म। कि अब वो जो अल्ले तरल्ले पहले मिलते थे उनको, हम्म। अब मेरा ख्याल है उसकी कोई गुंजाइश नहीं रही है ठीक हमारे है। लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीजें हमें एड्रेस करने की जरूरत है, अशद जरूरत है। हम्म। और बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाके अब आपको हार्श फैसले लेने पड़ेंगे। हम्म। ये ना हो कि कोई मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, कोई पॉलिटिकल एफिलिएट या पार्टनर मेरा नाराज हो जाएगा। हम्म। हमें अक्रॉस द बोर्ड सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, हम्म। जब जाके कहीं हमारी, ये मेरा ख्याल है, बात टलेगी। इसमें हमें बहुत तकलीफें भी आएंगी। हम्म। 2-4 साल हमारे बड़े तकलीफों में भी गुजरेंगे, आवाम को भी बड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर मैं समझता हूं अगर उनसे बचना है तो हमें अपनी रेसिपी खुद बनानी पड़ेगी। ये रेसिपी मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये वो रेसिपी है जो आपको IMF रेसिपी देगा या आपकी जो बाकी मल्टीलेटरल एजेंसीज होती हैं वो देती हैं। मगर हम अपनी रेसिपी पे अगर चलेंगे तो मैं नहीं समझता कि क्या ये है दो रेसिपी जी सालों आपके पास? हमारी अपनी रेसिपी क्या है? किस चीज़ पे हम जोर दे रहे हैं और देना चाहिए हमें? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, दो चीजें। देखिए, दो हमारे डेफिसिट होते हैं, इसको हम ट्विन डेफिसिट कहते हम्म। हम्म। हैं। एक होती है करंट अकाउंट डेफिसिट है ठीक है। आपका, जो कि सबसे बड़ा जो एक लीथल चीज होती है, हम्म। क्योंकि उसी की वजह से आपको IMF के पास जाना पड़ता है, आपके पास डॉलर नहीं होते। हम्म। और दूसरा फिस्कल रिफॉर्म्स होते हैं, फिस्कल डेफिसिट होता है, जिसमें आपके जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, हम्म। जो आपकी आमदन है, वो आपके अखराजात से बहुत कम होती है। हम्म। तो इन दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा, और इसमें हमें लोकल रेसिपी हमें लेनी पड़ेगी। हमें बाहर से इंपोर्ट करके अगर आप करेंगे तो ये मेरा ख्याल है हर 3 साल बाद, 4 साल बाद हम्म। आप ये डगमगाते रहेंगे और आपकी मईशत का कोई वाली वारिस नहीं होगा। ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2013 से 17 में, जब 2013 की मईशत को मैं देखता हूँ, तो उस हम्म। वक्त इतना बुरा हाल हमें मिला था हम्म। कि हम परेशानी में, शदीद परेशानी में हम्म। मुब्तला थे। और आप अगर देखेंगे, 17 में हमने IMF को खैराबाद कह दिया था, ठीक 16 है। के अक्टूबर में। ठीक है। ठीक है। और ये किया था हमने, अपनी पॉलिसीज के तौर पे हमने काम किया था। IMF की कंडीशन हमारे पास बिल्कुल थी।
हम उसको भी मिनोअन तस्लीम करते थे, मगर हमने वो जो एग्रीमेंट जो उनसे नेगोशिएट किया था ना, वो बड़ा बिल्कुल वाज़ेह तौर पे किया था कि जी हमारी रेसिपी भी इसमें शामिल होगी। तो अल्लाह का करम रहा, मगर इसके बाद से जो हालात हुए आपके, मैं नहीं समझता हूँ उसमें ना हम सही से नेगोशिएट कर पाए। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कैपिटल भी काफी बर्न हो चुका, और उसकी वजह से हमारे मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो भी काफी खराब हो गई। कुछ हमारे सियासी फैसले ऐसे थे जो मैं समझता हूँ कि अगर ना होते तो ज्यादा बेहतर होता। मिसाल ले लें, जिस तरीके से हमने अफगान वॉर में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, और जिस तरीके से अमेरिका छोड़ के चला गया अफगानिस्तान में, और जिस तरीके से हमने अपने मुल्क में हमारे वासियों को बसाने की कोशिश की, वो मेरा ख्याल है वक्त ने ये साबित किया। मैं उस वक्त भी कहता था शायद ये गले पड़ेगा हमारी मईशत के हिसाब से भी। फिर मईशत से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है हमारे जो लोगों की जाने जा रही हैं, जिस तरीके से हमारे फौजी सरहदों पे जामे शहादत नोश कर रहे हैं, उसका मेन मसला है। मगर मेन तो ये है कि वो एक हमारे गले पड़ा है, और उसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी को काफी धचका लगा है। अफगानिस्तान की देखें, वजह से। जी जी, अफगानिस्तान के जी हालात की जी वजह से। जी और दूसरा आप देखें, आपकी जो डॉलर के भी स्मगलिंग हुई है सारी अफगानिस्तान में हुई है। जब आपकी मुक्तदर हलकों ने, जब आर्म फोर्सेस ने जब बलूचिस्तान की बॉर्डर को सील किया, तो आपका रुपया 30 से 40 रुपए गिरा है, डॉलर 30 से 40 रुपए गिरा। तो इससे ये इस बात की गमाजी करता है कि वो जो हमने फैसला किया था, मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा फैसला हमारे लिए साबित तो नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो आ रहा है सजाद साहब, वो आपकी करेंसी का है। देखें, ठीक। करेंसी आपका रुपया स्टेबल काफी अरसे से हो चुका है, और इसमें मजीद गिरावट की वैल्यूएशन के हिसाब से 235 रुपए का होना चाहिए, ठीक। और जेपी मॉर्गन तो कहता है 225 का होना चाहिए। और मुझे समझ नहीं पड़ी हमने ये 277-80 पे हमने क्यों टिका के रखा हुआ है। और ये मेरा ख्याल है आईएमएफ की एक रिक्वायरमेंट है। यही मैं कहता हूँ कि देखिए, हम उनसे कर्ज लेने जाते हैं, उनकी उनकी रिक्वायरमेंट को हमें पूरा करना पड़ता है। जब हम पूरा करने जाते हैं तो हमारे जो मईशत जो होती है वो डगमगा जाती है। अब ये जो फर्क है करेंसी का 235 रुपए का और 277 या 280 की, आप समझ लें, वो फर्क आपको कम से कम पड़ रहा है इस वक्त 5% इन्फ्लेशन से। ठीक है। अफराते दर में अगर 5% कमी आ जाए, अगर ये 20 की बजाय 15 हो जाए, तो आप अपना पॉलिसी रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट है आपका, आप 5% से गिरा सकते हैं। अगर आप वो गिरा देते हैं और आपकी महंगाई में कमी वाकई होती है, तो आपकी मईशत का पहिया भी चलता है। और दूसरी तरफ आपको एक फायदा ये होता है कि जी आपकी जो डेट सर्विसिंग है, फिजिकल डेफिसिट है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा, आपको हर हर उस तबके से टैक्स लेना पड़ेगा जिसके हिस्से का जायज हिस्सा उसका टैक्स का बने, उसको देना पड़ेगा। मसलन मैं आपको कहता हूं कि अगर मुझे कोई ये कहता है कि जी जो टैक्स दे रहा है वो उससे मजीद टैक्स ना लिया जाए, तो मैं बिल्कुल उसको एंडोर्स करूंगा, मगर उसमें एक बात जरूर ऐड करूंगा कि जो अपने हिस्से का जायज टैक्स टैक्स दे रहा है। ये नहीं है कि जी मेरे हिस्से का टैक्स बन रहा है से 20 लाख रुपए और मैं दे रहा हूँ टैक्स 10 लाख रुपए, और मैं कहूँ कि जी मैं तो पे कर रहा हूँ, अब किसी और से आप वसूल करें। तो ये जायज हिस्सा देना, एक्यूरेट जो आप कैलकुलेशन आपके हिसाब से बनती है, ठीक। जो आपका हिस्सा होना चाहिए इस मईशत के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। जो नहीं दे रहे एग्रीकल्चर, जो हमें आइन के सहारे लेके हम करते हैं, उनके लिए भी हमने इनोवेटिव आइडियाज निकाले थे हमारी रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। वो रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है, अगर औरंगजेब साहब पता नहीं इस बजट में क्या करते हैं। मेरा ख्याल है वो आइडियल रिपोर्ट है, जो 25 खरब के नए डायरेक्ट टैक्स हमें मिल सकते हैं उस पर। अच्छा। तो ये चीजें हमें देखनी होगी। अब दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला था, आपको मैंने कहा था करंट अकाउंट डेफिसिट का। देखें, पिछले 2 सालों में हमने अपनी इंपोर्ट को, मेरा ख्याल है, बहुत हद तक कम कर लिया है, ठीक और है। अब हमारा गैप बड़ा वाइडन नहीं है। आप देखें, अगर एक्सचेंज कंट्रोल लगते हैं और अगर आप अपनी इंपोर्ट को सही जुमरे में रखते हैं 55-60 बिलियन डॉलर के, और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स, आप अगर आईटी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दें और आप आपकी दूसरी नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दें, तो आप अगर 40 बिलियन तक लेके जाएं अगले 2 सालों में, तो आपका जो करंट अकाउंट का गैप है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक। जब अगर आपका कम हो जाता है और आपका अगर अपना फिजिकल डेफिसिट, जो आपके आमदन कुछ बराबर हो जाए अखराजात से, या थोड़ी सी कम रहे,
तो मैं समझता हूँ कि ये काफी आपको सहारा दे के 2 या 2.5 साल के अंदर ये इकोनॉमी का टर्न अराउंड हो सकता है। मगर उसके लिए आपको ये जरूरी है कि आपको अपनी रेसिपी पे यकीन करना पड़ेगा। ठीक। अगर आप देखें, IMF, आपको मिसाल दे देता हूँ, आज उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है हमारे पास कि जी जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको जो गैस सप्लाई की जाए वो RLNG के बराबर की जाए। जी कहने को तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, मगर ये लाए अमल में इसलिए नहीं आ सकता कि उससे आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगी और काफी हद तक आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगी। दूसरा, वो कह रहे हैं टैरिफ को एडजस्ट करें, फिर अगेन आपकी इन्फ्लेशन होगी। तीसरी जो अलार्मिंग चीज हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, वो आपकी पेट्रोल की प्राइसेस में काफी, ऑयल की प्राइसेस में काफी इंटरनेशनली इजाफा हुआ है। 283 से $83 पर बैरल से इस वक्त $91 पर बैरल पे ब्रेंट आ गया है। तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से अगर कहीं और ज्यादा बढ़ा और $100 पे आई तो महंगाई में और इजाफा होगा और फिर मेरा ख्याल है ये आम आदमी का जीना दोबर हो जाएगा। बिल्कुल मिडिल क्लास भी शायद वो, मेरा ख्याल है, लो पॉवर्टी लेवल ना चली जाए, तो वो वक्त संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमारा जो लोकल रेसिपी है, इंडिजिनस रेसिपी है, उसमें एक तो हम आईटी पर जोर दे रहे हैं, एग्रीकल्चर पे हम क्या क्या कर सकते हैं इनोवेटिव, जिससे हमारी यील्ड बढ़े और हमें प्रॉफिट भी हासिल हो। फिर माइनिंग पे कह रहे हैं, रेकोडेक के मामले पे भी सऊदी अरब के साथ हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें शोबे वो हैं जिसका तस्करा आमतौर पर नहीं आता। मसलन अब हमें नहीं पता था कि फाटा के इलाके में हमारे यहाँ तांबा भी निकल रहा है, फाटा के इलाके में हमारे यहाँ गैस भी निकल रही है और कुछ तजारत भी हो रही है इस सिलसिले में। ये सारी बातें ये हैं, क्या पब्लिक भी होनी चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए हमारे क्या पोटेंशियल है और माजी में ज़ाया होते रहे हैं, अब इनको बेहतर इस्तेमाल के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई थी पिछले साल के, $6 ट्रिलियन के हमारे 60 खरब के हमारे मिनरल रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उनको निकालना ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होगा, मगर ये असासे आपके पास हैं। देखिए, आप पाकिस्तान की कभी कोई बैलेंस शीट नहीं बनती है। पाकिस्तान के कर्जे तो हमारे पास आ जाते हैं, स्टेट बैंक हर महीने क्वार्टरली सब आपको भेज देता है, मगर आपको ये नहीं पता आपके असासे कितने हैं। और हम देखिए, अभी जो इस वक्त शोर होगा मचा हुआ है वो ये है कि जी हमें $25 बिलियन साल के देने। नहीं जी, 25 आपको नहीं देने। 25 का टोटल कर्जा होता है, जिसमें से आपको इस साल जो रोल ओवर नहीं होंगे वो मेरे हिसाब से $5 बिलियन है। अगले साल जो रोल ओवर नहीं होंगे नेट मुझे लग रहा है $8 बिलियन है, और उससे अगले साल जो रोल ओवर मुझे लगता है नहीं होंगे वो $6 बिलियन है। तो ये अवामुन्नास के जहन में बिठा के जहर भरा जाता है। देखिए, IMF से नेगोशिएट करना एक आर्ट है, एक साइंस है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं या कोई भी पाकिस्तान में बिलखुसूस जब आप नाम लेते हैं तो साहब डार साहब का नाम बहुत ज्यादा आता है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं जी IMF इनको लाइक नहीं करती। तो देखें, कोई IMF से किसी का भी अल्लाह वास्ते का बैर नहीं है। अगर IMF से अगर हम कोई आर्गू करते हैं केस को, तो वो किसके लिए करते हैं, क्या बेनिफिट है पर्सनल किसी का कि वो IMF से आर्गू करे? वो इसीलिए करता है कि भाई ऐसी रेसिपी रखो कि मेरे आवाम की महंगाई पे कमर से कमर ना टूट जाए। तो ये अगर लड़ाई लड़नी, मेरा ख्याल है, अगर मुझे कोई कहे कि अशफाक तोला साहब आप, बल्कि मैं तो साग डार साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक्सेप्ट कर लें कि आप परसोना नॉन ग्राटा है IMF के लिए, तो मैं सर तस्लीम कम कर लूंगा, मगर मेरे आवाम की बहबूद के लिए मुझे काम करने पड़ेंगे। अब मैं आपको रिफॉर्म्स की रिपोर्ट की बात कर लेता हूं। जब उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट दे दी और जब हमने उन शोबों पे टैक्स लगाने की बात की, तो ऐसे ऐसे शोबे जो कि टैक्स नेट में हैं, वह जायज टैक्स नहीं दे रहे, वो चिल्ला उठे कि जी हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, हमारी ये रेड लाइनें हैं। वो कोई कहता है कि जी अभी वक्त नहीं हुआ, तो मैं ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बीच में आ जाती है। तो अगर ये सब आपने करना है तो मेरा ख्याल है फिर आप जिंदगी भर सख्तियों को झेलते रहेंगे। IMF के मेरा ख्याल है अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, और ये अवाम महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाएगा। ताजर नाराज हैं, 74% ताजर कहते हैं कि मुल्क की मईशत चल नहीं रही इस हुकूमत के साथ, और लोगों का ख्याल है कि वो इसलिए कह रहे हैं कि उन पर टैक्स लग रहा है और वो टैक्स देने की पोजीशन में है। हम लिबर्टी में, लाहौर में देखते हैं, कराची में जोड़िया बाज़ार देखें, शालीमार यहाँ शालवी देखें, बड़ा कारोबार होता है, लेकिन लोग टैक्स देने का नाम नहीं लेते। तो क्या क्या करेगी हुकूमत? ये शब्बरज़ैदी तो बात ये थे।
नहीं, शब्बर जैदी साहब का क्या तजर्बा था मैं नहीं समझता, मगर मैं समझता हूँ देखें उस वक्त भी जो बात हुई थी तो मैं नॉर्मली का चेयरमैन मैं ही था, हल तो हमने निकाल लिए थे। मगर शब्बर साहब का ये था कि नहीं, मैं जो हल बता रहा हूँ उसी पे आप अमल करें, तो मेरा ख्याल है वो ताजर नहीं माने, और फिर उनके इंटरव्यूज में आप सुनते रहते हैं जो पसे पर्दा चीजें होती रही, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं है। दूसरी जानिब ताजरों को मैं टेबल पे लाके 250 अरब रुपए का टैक्स मैंने इनसे एग्री करा लिया था। ये तो अभी बेचारे ढूंढ रहे हैं, कोई मेरा ख्याल है 70-80 अरब के पीछे भाग रहे हैं। मैं तो 250 अरब को एग्री करके चले गए थे। ये तरीका नहीं है टैक्स लेने का इनसे, क्योंकि इनसे मैंने टैक्स लेने की पहले भी कोशिश की थी, IMF से हम इनकी एमनेस्टी लेके आए थे 2015 में। उस पर भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई FBR से और ये सक्सेसफुल नहीं रही। अभी मैं जो रेसिपी दे के आया था ताजरों को, उस पर एग्री हो गए थे कि हम आपकी 1% जब आप जहां से परचेज करोगे ना चीजें, वहां से हम आपका टैक्स काट लेंगे, और सो वो एग्री थे। मुझे नहीं पता, मैं चेयरमैन, उस वक्त के चेयरमैन FBR को बता के भी आया था कि ये एग्रीमेंट हो चुका है, फिर भी बजट में क्यों नहीं आया उसका मैं से लाइम हूँ। आपने रिकॉर्डिंग की बात की, देखिए मुझे अब अगर आप कहेंगे तो इस स्टेज पे मेरा बहुत क्लोज मामला रहता है गवर्नमेंट में भी, मगर इस स्टेज पे आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की शेयर होल्डिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये अब सोना निकलने वाला है, तो मेरा ख्याल है इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई होगी निकलने के बाद। तो इस वक्त $1 बिलियन के लिए मेरा ख्याल है ये डील हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे ब्रदर दोस्त हैं सऊदी अरबिया, इनको किसी और माइन में, जैसे हमने रेकॉर्डिंग को दिया है वैसे कोई और माइन इनको दें और उनके साथ एक्सप्लोर करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब SIFC की आपने जो बात की, वो बड़े इनोवेटिव आइडिया के साथ वो आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, और फुल कमांड एंड कंट्रोल के साथ आ रहे हैं। मगर अब देखिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की आएगी तो उसके बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। हमारी जो यील्ड है वो मच बिलो द एवरेज ऑफ द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, इवन द रीजनल स्टैंडर्ड्स भी है। वीट को आप देख लें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो हमारी यील्ड्स हैं बहुत खराब है। वीट को आप देख लें 1.24 मॉन पर हेक्टर, टन पर आती है पर एकड़, जो कि आपकी आनी चाहिए 2। अगर आप 2 की लेके आते हैं तो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन आएगी वो 4 मिलियन मेट्रिक टन से भी कहीं ज्यादा हो जाएगी। आपकी खपत अगर सिक्योरिटी रिजर्व्स को मैं डाल दूं तो 3.6 मिलियन मेट्रिक टन है। इस तरीके से इस मतलब आपकी कॉटन की क्रॉप बहुत अच्छी हुई, और मैं समझता हूँ आपकी जो कोर्सर काउंट की कोई इंपोर्ट नहीं होगी। लास्ट टाइम आपकी जो फ्लड्स की वजह से कम हुई थी, इस मतलब उसकी वजह से यील्ड आपका वाटर लेवल की वजह से भी बहुत अच्छा है। अगर हम कॉर्पोरेट फार्मिंग पे जाएं और हमारे ब्रदर दोस्तों को या वहीं से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें, तो मैं समझता हूँ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 2 सालों में बिल्कुल करंट अकाउंट सरप्लस में तब्दील हो सकता है। बहुत ही पॉजिटिव तजावीज़ हैं, और ऐसी रेसिपी है जो कि हमारी मकामी है, IMF की नहीं है। हमें इस पर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अशफाक तौला साहब, आपने हमारी रहनुमाई की और बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें हमें बताई। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, मईशत के बारे में आपने एक तबसरा सुना। अब हम इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर मुल्क के 2 मुमताज़ मईशतदानों से हम तजिया लेंगे कि हमारी मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है और हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या इलाज हो सकता है। एक इलाज वो है कि जो हम बड़े अपने फ़िक्र के मुताबिक आला तरीन सतह पर सोचें, किसी इनकलाबी अंदाज में सोचें, या हम जो सोचें कि ये आइडियलिस्ट तरीका हो सकता है। जो एक वो है जो इस वक्त पॉसिबल नज़र आता है। उस पॉसिबिलिटी में ये एक बात तो साफ नज़र आती है कि हम IMF के पास तो हमें जाना ही पड़ रहा है, और IMF के पास जाने के साथ ही हमारे साथ जो लिमिटेशन आ जाती है वो भी अपनी जगह कायम है। फिर हमारे यहाँ लोकल रेसिपी क्या तलाश की जाती है, जैसे कि जिक्र हुआ, बहुत से लोग कहते हैं ये जो हम IT में कर रहे हैं, ये हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, माइनिंग में हम इधर उधर जा रहे हैं, इसमें शायद हम कुछ ना कुछ अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर लें, और वो तबके जिनसे हम टैक्स नहीं लेते उनसे टैक्स लेना शुरू कर दें। और इस बात का इम्कान है कि शायद ये अब इस हुकूमत में मुमकिन हो सके, तो हमारी मईशत किसी न किसी तरह साल 2 साल में संभल सकेगी। पता नहीं मुझे। बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब हैं हमारे साथ, मुल्क के मुमताज़ मईशतदान, और डॉक्टर नादिया ताज साहबा हैं, वो भी मुल्क की बहुत बायनाज मईशतदान हैं। दोनों से हम राय लेते हैं। कैस साहब, पहले मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या इस वक्त सूरत हाल नज़र आती है आपको, इलाज क्या नज़र आता है आपका? आपका बहुत शुक्रिया, आप अलील हैं, उसके बावजूद भी आपने वक्त दिया। शुक्रिया सर। बात यह है कि जब तक हम बड़े सीरियसली रिफॉर्म नहीं करेंगे,
इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, कोई प्लान जो शायद बना रहे हैं 5 ईयर प्लान, जब तक हम उस तरफ नहीं जाएंगे तो इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं रहती। बार बार आपको आईएमएफ के पास, सऊदी अरब के पास, यूएई के पास, और आपने देखा होगा कि सऊदी अरब और यूएई वादे किए हुए हैं, उन्होंने साइन भी किए हुए हैं, कोई मेमोरेंडम, कोई खास इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। तो क्वेश्चन यही है कि आप जब तक अपना घर ठीक सीरियसली नहीं करेंगे, ठीक है मैं ये मान लेता हूँ कि फूड इन्फ्लेशन के अलावा बाकी थोड़ी सी कम हुई है, 22% पे आई थी इन्फ्लेशन, अब 29 फिर वापस चली गई है, बट सिर्फ आईएमएफ हल नहीं है। हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको सीरियसली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये ग्रोथ जो है 1%, 1.2% तक तो शायद चली जाए, इससे आगे जाने का इम्कान नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? कैसे इंडस्ट्री लगाएं? रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं है, एनर्जी हमारी महंगी है, बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कैसे करें हम? कोई तरीका है? लोकल बात यह है कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि हमने चीजें मुश्किल कर ली हुई हैं, मगर ये जो इनएफिशिएंसीज हैं हुकूमत की अपनी, बिजली में भी और चीजों में भी, इनको तो कम करना पड़ेगा ना आपको। आपने अगर जो वादे रिफॉर्म्स के किए हैं उनको स्ट्रीमलाइन और जरा तेजी से करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी से जो है के ऊपर पॉलिटिकल डिसीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो अब सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। ठीक, आप देखिए कि जिसके बच्चे स्कूल ना जाते हो जिस मुल्क के, उसमें हुनरमंदी कहाँ से आनी है? जिसके मिडिल केडर इंडस्ट्री जो है पैसे बना के इस मुल्क से डॉलर ले गई है, उसमें नई इंडस्ट्री के लिए आपको सीरियसली मराहतें देनी पड़ेंगी, जो आईएमएफ शायद आपको इजाजत ना दे। ठीक, ये मसला सबसे बड़ी रुकावट तो फिर आईएमएफ हुई। जी डॉक्टर नादिया ताहिर साहबा, आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल में, हमें क्या करना चाहिए? ये तो कहते हैं सबसे बड़ी रुकावट तो हमारा आईएमएफ हो गया है, तो क्या रास्ता निकालें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें? मसाइल बहुत हैं, एनर्जी महंगी है और रॉ मटेरियल मंगवाने के पैसे नहीं होते हमारे पास, तो ये हमारे लोग जो हैं इंडस्ट्री की तरफ जाने के बजाय आईटी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, माइनिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्या कहें, क्या करना चाहिए? शुक्रिया सजादनी साहब, आप समझते हैं कि ये सारी बातें हम बहुत अरसे से बार बार कर रहे हैं। आज जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त एक अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने रेकोडेक में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कहा, स्टॉक मार्केट अच्छी 69,000 का बैरियर क्रॉस कर दी। तो इन्वेस्टमेंट तो हमें चाहिए है और दोस्तों की तरफ से ही चाहिए इन्वेस्टमेंट, ताकि हम अपने पांव पे दोबारा खड़े हो सके। लोकल इन्वेस्टर को साथ लेके चलना है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करने हैं जिसमें सबसे पहला है एनर्जी रिफॉर्म्स, और उसमें मेरा ख्याल है कि सोलराइजेशन की तरफ इस हुकूमत को एग्रेसिवली जाना है और SEZs में जाके इन्वेस्टमेंट, आपने जोन्स बना दिए हैं लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है वो लोकल इन्वेस्टर को देखती है, और अगर आप लोकल इन्वेस्टर को पीछे छोड़ देंगे और आप समझेंगे कि सिर्फ बाहर से कहीं से मुझे हलवा मांडा मिलेगा और मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो नहीं हो सकती। अच्छा, और दूसरा तरीका इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट के लिए है, मुझे नजर ऐसे आता है कि अगर आप हुकूमत को बहुत सारे शोबों में से निकाल दें जहाँ पे हुकूमत इस वक्त कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही, हर वैल्यू चेन के दरमियान में हुकूमत बैठी है और NOCs आपको हुकूमत से चाहिए, तो हमें हर सेक्टर की एक डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी कि हुकूमत को हम कहाँ से इसमें से निकाल सकते हैं वैल्यू चेन में से, और इकोनॉमी को ओपन अप करें और कंपटीशन को प्रमोट करें ताकि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो सके। ठीक, अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक की एडवाइस आई है कि जी आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है, IMF कहता है टैक्स लगाना है, इससे कोई मफर नहीं है टैक्स लगाना है, लेकिन हमें इस बात को, इस हकीकत को भी मानना है कि अगर कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है वो प्रॉपर्टी में हो रही है या स्टॉक मार्केट में, और उसकी भी वजह ये है कि यू कैन पार्क योर फंड्स विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। So when you ask too many questions from the investors, they are like birds, they flew। और हमारे मुल्क में इसी तरह से बहुत सारी बातें हो गई हैं
लेकिन इन्वेस्टमेंट का ना हम क्लाइमेट बना सके, ना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, और लोकल इन्वेस्टमेंट को हम भगा रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने को नहीं दे रही। ठीक तो बात सबसे जी। मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अनसर्टेनिटी खत्म हुई है, एक्सचेंज रेट बेहतर हुआ है, तो इससे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे कुछ हालात बेहतर हालात होंगे जी, हालात बेहतर होंगे। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन कराम, और उसके बाद इस बात पे गुफ्तगू करते हैं, कोशिश करते हैं इस बात पे गुफ्तगू करने की कि इस सारी बातों का इम्पैक्ट आवाम तक कब पहुंचेगा। महंगाई से पिस रहे हैं जी, हर चीज़ पर हम एनर्जी सस्ती करना चाहते हैं, कब करेंगे? उसका फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ को तो होगा जब होगा, आवाम को भी कब होगा? और बहुत से सवाल आते हैं जिस पर अगले सेगमेंट में अपने दोनों माहिरीन से राय लेते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन कराम, जैसे कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि बहुत से तरीके हैं, बहुत से मसाइल हैं जो हमें दरपेश हैं, उसका हम तजिया भी करते हैं, और इस बात को भी हम नागुज़ीर समझते हैं कि IMF के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन इस जाने के जो नुकसान है वो भी हमारे सामने हैं। हमने जिन चीज़ों को टारगेट किया है उस पर क्या यील्ड हो सकती है, क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका भी तजिया कर रहे हैं। और कैस असलम साहब कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना होगा, लेकिन उसकी रास्ते में कई रुकावटें उन्होंने खुद भी बयान की हैं। तो सारी सूरत हाल अब क्या दिखाई देती है कि कोई ऐसा सेटअप बनने की तवक्को है जिसका फ़ायदा आम आदमी तक, गरीब तक, आइडियलिस्ट तौर पे नहीं, इनकलाबी तौर पर भी नहीं, आम किसी हद तक तो पहुंच जाए ना जी। बहुत ही पिस गया है गरीब आदमी तो जी। क्यों कैस असलम साहब, क्या नज़र आता है? मुस्तकिल करीब में कुछ नज़र आता है आपको जी? देखें, ये PMLN की 5वीं हुकूमत है जी जी मुख्तलिफ नामों से, PTM, और इस सारे में महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। अब आप देखिए कि शायद माइंड फ्रेम ही नहीं है इन हुक्मरानों का आम आदमी के बारे में। जब इंटरेस्ट रेट 22% पे आप रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट करनी मुश्किल हो जाती है। जब इन्वेस्टमेंट करनी मुश्किल हो जाती है तो रोजगार भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ आप निजकारी का वायदा आपने किया है PIA का और दूसरे अदारों का, और वो भी बहुत स्लो है। असल जो आप बात कर रहे हैं वहाँ तो वो जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जो अमीरों से नहीं हो रहा, मिडिल क्लास से हो रहा है, उसमें रिफॉर्म्स चाहिए हमें कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप बढ़ा दें और अमीरों पे, एग्रीकल्चर पे, सर्विस सेक्टर पे, रियल एस्टेट पे, इन सब पे टैक्स लगाइए, जो जिनको मरातें भी देते हैं, MSTs भी देते हैं। तो और फिर यह है कि बिजली के रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं हो सकता कि इतनी महंगी बिजली हो और जो लेस्कोज हैं, डिस्कोज हैं, वो अपनी मर्जी से बिल भेजें और कोई किसी को सजा ना मिले, और गरीब आदमी जो है वो रोज सड़कों में चीखता फिरे। ये एक वाइबल जो है सोवरन मुल्क के अदाद शुमार नहीं होते। तो आप तो शायद जी 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 फरमाएं। जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप फरमाएं। मैं यही कह रहा था कि अब तो वो मुल्क जिनको हम समझते थे कि हमसे बुरे हैं, जिनको हम बनाना स्टेट्स कहते थे, बोलीविया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, वो भी आपसे पहले 20 मुल्कों में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को प्रोडक्टिव बनाया है। जो मैं हमेशा से कहता हूँ, हालांकि लॉन्ग टर्म है, वो स्कूल रिफॉर्म्स हैं, वो स्किल देने के रिफॉर्म्स हैं कि आप जब आप बच्चों को आज की दुनिया की तालीम और स्किल्स ही नहीं दे रहे, स्कूलों से वो बाहर हैं, तो आप कैसे ये करते हैं? आपका पानी जो है वो भी आपने प्रिजर्व अभी तक नहीं किया हुआ, आप बिजली महंगी करते हैं, आप जमीन को भी एरोड कर रहे हैं, आपके ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ये आपके छोटे किसान जो हैं वो दबे जा रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी मिलती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इन सारों को इकोनॉमिक वाइब्रेंट करने के लिए कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई इकोनॉमिक डायरेक्शन तो देंगे ना आप लोगों को। ठीक बात, कि आपने तालीम कैसे देनी है, आपने सनत कैसे देनी है। ठीक बात, मुझे तो नहीं नजर आई ये सारा कुछ। ठीक जी। डॉक्टर नादिया ताहिर साहबा, आप क्या कहेंगी सारी सूरत हाल पे? कैसे लोगों को रिलीफ मिलेगा, कब तक मिलेगा? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे? बहुत देर जाएगी आते आते। तो आम आदमी मुझे तो नापैद होता नजर आता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कहती है कि 10 मिलियन लोग और खते गुर्बत में चले गए, और
इस इतनी महंगाई में, और जब आपकी मिनिमम वेज की लेजिस्लेशन ऐसी है कि वो सिर्फ आप इंडस्ट्री पे लगाते हैं और सर्विसेज पे नहीं लगाते और डोमेस्टिक वर्कर्स पे नहीं लगाते, तो उनको बेचारों को तो तनख्वाह भी नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है हुकूमती अदादोशुमार में आम आदमी कहीं नापैद है, और उस तक पहुंचते पहुंचते उनके लिए सिर्फ बच जाता है कि जी हम कुछ उन्हें बिस्क में थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, या हम आटा सस्ता रमजान में दे देंगे, या हम कुछ पैकेज दे देंगे। वो कुछ थोड़ा बहुत 7 बिलियन का पैकेज, 8 बिलियन का पैकेज रमजान के नाम पे दे देते हैं, लोग लाइनों में खड़े होते हैं और उनका ख्याल तो आम आदमी की जरूरत सिर्फ आटा ही है या दालें हैं या चीनी है। इससे आगे की सोच मफकूद नजर आती है पॉलिसीज में कि हुकूमत आम आदमी को कहीं भी किसी तरह का रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। ठीक। तो मैं बहुत ज्यादा इस पे नाउम्मीद नजर आती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि अगर पॉलिसी को रीथिंक किया जाए और सोचा जाए कि हमने किस तरह से माइक्रो क्रेडिट को इफेक्टिव करना है और लोगों को अपना रोजगार खुद कमाने की तरफ माइल करना है, और जिस तरह दुबई चलो प्रोग्राम भुट्टो साहब ने शुरू किया था और रेमिटेंसेज आए थे, तो मैं अभी भी ये समझती हूँ कि उस लोअर टियर को अब छोटे छोटे स्किल प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत उनको डिप्लोमाज और हाई फाई डिग्रीज नहीं चाहिए, बेसिक स्किल्स चाहिए और आप उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त कर सकते हैं। ठीक बात। लेकिन पॉलिसी साजी में सोच तो नजर आए कि ये लोग हमारी पिवटल हैं और हमें इनके बारे में सोचना है। ठीक बात जी। डॉक्टर कैस असलम साहब, लास्ट वर्ड क्या हो गया आपके सिलसिले में, अगर आपको खुलासा बयान करने के लिए कहा जाए? मैं डॉक्टर साहबा से बिल्कुल अग्री करता हूँ। असल तो बात वो है कि हम मुझे तो नजर आता है पिछली कई हुकूमतों से हम एक स्लेव सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें हमारे घरों में मुलाजम मिले सस्ते। हालांकि फूड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों की शर्तें ये हैं कि आप बिजली सस्ती करें, आप पानी के रिजर्वायर्स बनाएं और आप बच्चों को ये स्किल्स दें जो डॉक्टर साहब कह रही हैं। यही है डायरेक्शन पॉलिसी की। लोग खुद अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे और वो जो सर्विस सेक्टर है जो टैक्स बहुत कम देता है उसको एक्सपोर्टेबल भी बनाए और टैक्सेबल भी बनाए। और आई एग्री कि आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो यूथ बल्ज है, इसको आप एक्सपोर्टेबल बना दें, सर्टिफिकेशंस देके वो खुद ही आपके लिए डॉलर कमाना शुरू कर देंगे। मगर उनके बारे में सोचे तो सही। ठीक बात जी। डॉक्टर साहबा नादिया ताहिर साहबा, आपके लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगी इस सिलसिले में? मेरा तो ख्याल है कि वजीर खजाना साहब ने भी अभी कहा कि बातें बहुत हो चुकी, अब अमल की तरफ आना है और अमल के बगैर आगे हम नहीं चल सकते। अगर हम IMF प्रोग्राम पे नहीं जाते तो 8% ऑफ द GDP हमारा डेफिसिट होगा, प्रोजेक्टेड डेफिसिट होगा। तो अगर आप इस डेफिसिट के साथ जो कौम में इतना कर्जा लें तो वो तरक्की का फिर नहीं सोचती। हमारे हमसाए 7% से ग्रो करें और हम 2% भी ग्रो ना कर पाए तो ये अलमिया है। मेरे ख्याल में तो हमें कर्ज की बजाय टैक्स पे जाना है और कोशिश करनी है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो। ठीक बात जी। नाज़रीन किराम, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। खुलासा ये है कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। खुलासा ये है कि हमने वो काम करना है जिसका फ़ायदा आवाम को पहुँचे, लेकिन फौरी फ़ायदा पहुँचना नज़र आता नहीं है। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। पहले हमने डॉक्टर अशफाक तोला साहब से गुफ्तगू की, वो चूँकि वजारत में भी रहे हैं, इस मामले पर जानते हैं मईशत किस तरफ जा रही है, किस तरफ हुकूमत प्रोग्राम बना रही है। ये आज का नहीं है, बहुत दिनों का प्रोग्राम है जो एक तसलसल के साथ बनता आ रहा है और हमारे यहाँ अब अनफोल्ड हो रहा है। फिर डॉक्टर कैस असलम साहब से और डॉक्टर नादिया ताहिर साहबा के साथ हमने गुफ्तगू की, तजिया करने की कोशिश की कि हालात क्या है। हालात बिल्कुल वाज़ेह हैं जी, हम मुश्किल में हैं। मुश्किल में ना होते तो IMF के पास ना जाते। IMF के साथ जाने से हमारे कुछ महदूदात हो जाते हैं, कुछ हमारी मसाइल पैदा हो जाते हैं, हमें ग्रोथ की तरफ जाने में बहुत सी लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। इसका इजहार हमारे सब माहिरीन ने किया है, जिसके नतीजे के तौर पर आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पाता। जब IMF पे जाते हैं आम आदमी कांपने लगता है कि जाने अब कौन सी पाबंदियां लगें
जाने अब महंगाई का कौन सा तूफान आए और कौन सी मुसीबत हम पे पड़े। टैक्स नहीं लगाओ, और लोग ये नहीं समझते टैक्स हम पे नहीं लगेगा, बल्कि उन लोगों पे लगेगा जो प्रिविलेज क्लास है, वो यही समझते हैं कि टैक्स उन पे लगेगा। अब वक्त गुजर चुका है, अब हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, एनर्जी पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी, हमें अपने पानी के रिजर्वायर को ठीक करना पड़ेगा, हमें इसके साथ ही इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी कि आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम ग्रोथ रेट के लिए लोकल टैलेंट को भी आगे लाएं। अगर नौजवान को सिर्फ तालीम देना अहम नहीं है, वो बीए करके चला जाए और नौकरी भी ना मिले, बल्कि अगर हम तरबियत दें, ट्रेनिंग दें, बहुत सी चीज़ों के सर्टिफिकेट दें, सिखाएं, हुनर सिखाएं, तो जो हो सकता है कि जहाँ नौकरी ना मिले बाहर चले जाएंगे, वो बाहर कुछ कमा के हमारे लिए डॉलर ले आएंगे, हमारी मैशत को सैल उस तरह संभाला मिल जाए। माजी में एक बार ये तजर्बा हो चुका है, अब हम दोबारा कर सकते हैं। ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बात खुलासा ये है कि मैशत यकीनी तौर पर मुश्किल हालात का शिकार है, और हम जितनी जल्दी इस मुश्किल से निकल सकें उतना ही बेहतर है। और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि हम सब लोग संजीदा हो जाएं। वो लोग जो टैक्स नहीं देते थे, टैक्स देने का सोचें। वो लोग जो मुल्क की तरक्की में बैठे हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, वो जान लें कि अब सिर्फ यही नहीं कि फसल की यील्ड बढ़ानी है, आपको ज़्यादा दाने और गंदम पैदा करके अपनी आमदनी बढ़ानी है, बल्कि इसके ज़रिए से मुल्क को भी बचाना है। तब मुल्क बच सकता है और यकीनन बचेगा इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।